मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साइंस के पोर्शन में आज हम आपको बताएंगे एनिमल टिश्यू, मतलब जंतु ऊतक। नाम सुना ही होगा आप लोगों ने जंतु ऊतक के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस पर कुछ डिस्कशन किया था बहुत पहले, एनिमल टिश्यू पे इसकी कुछ वीडियोज आई थिंक पड़ी होगी। क्लियर? जंतु ऊतक, तो कुछ जानते हैं जंतु ऊतक के बारे में? व्हाट इज एनिमल टिश्यू? किसी को कोई आइडिया? जंतु ऊतक, अच्छा ऊतक किसे कहते हैं? टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जिस विज्ञान में ऊतक का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान कहते हैं। क्लियर? या फिर हम कह सकते हैं उसको हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी एक टर्म है इसके लिए, ऊतक विज्ञान के लिए एक टर्म है। ये जो टर्म देता है वो इसी के फॉर्म में देता है, जैसे हिस्टोलॉजी। क्लियर? जैसे प्रोटोजूलॉजी, लाइक दिस, इस तरीके से वो टर्म देता है। हिंदी में ही लिखा रहेगा बट टर्म ऐसे ही रहेगा कि द साइंस विच डील्स अबाउट द एनिमल टिश्यू और टिश्यू इज कॉल्ड द हिस्टोलॉजी। इट मीन्स कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतक का अध्ययन किया जाता है उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक के पिता किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी के पिता कौन है? हाँ, नो, अरस्तु इज द, अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के पिता हैं। थियोफ्रास्टस वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। बाइचैट जो हिस्टोलॉजी के पिता हैं उन्हें हम कहते हैं बाइचैट। ये सब पॉइंट्स एज पर रिक्वायरमेंट यू कैन, मतलब आप लिखते रहिएगा। क्लियर? जो भी पॉइंट्स आपको लगे कि ये रिक्वायर्ड है वो पॉइंट आप नोट करिए। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी के पिता बाइचैट हैं, तो बाइचैट इज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, जो संरचना में समान होते हैं उसे हम ऊतक कहते हैं। क्लियर? ऊतक का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से। क्लियर? जब ग्रुप ऑफ सेल्स, जब कोशिकाओं का समूह मिलता है तो ये ऊतक बनाता है। ऊतक को कहते हैं टिश्यू। ये ऊतक बनाता है और ये ऊतक आगे चल करके अंग बनाता है, ऑर्गेन बनाता है। ये ऑर्गेन आगे चल करके अंग तंत्र बनाता है, ऑर्गेन सिस्टम बनाता है। तो इस तरीके से कोशिका का इतना महत्व है। कोशिकाओं का समूह ऊतक का निर्माण करता है, ऊतक अंगों का निर्माण करता है और अंग अंग तंत्र बनाता है, ऑर्गेन सिस्टम बनाता है। क्लियर? यहां हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू की कई शाखाएं हैं, एनिमल टिश्यू के कई पार्ट्स हैं। एनिमल टिश्यू बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ये आपने पढ़ा ही होगा। एनिमल टिश्यू को हम 4 भागों में विभाजित किए हुए हैं। कोई बता सकता है कि फर्स्ट पार्ट कौन सा है? किसी को कोई आइडिया? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड टिश्यू। तो ऊतक जो होते हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, दूसरे को कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। ये चार्ट आप लोग अभी ड्रॉ कर लीजिएगा। मस्कुलर टिश्यू, दूसरे को हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू और लास्ट वाले को हम कहते हैं कौन सा टिश्यू? फ्लूइड टिश्यू। तो ऊतक जो होते हैं, जंतु ऊतक की हम बात कर रहे हैं, पादप ऊतक की नहीं। क्लियर? एनिमल जो टिश्यू होते हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड टिश्यू।
आगे चल करके एपिथेलियल टिश्यू भी 4 भागों में विभाजित हो जाता है। ये आगे चल करके 4 भागों में विभाजित हो जाता है। इसको हम कहते हैं स्क्वैमस, स्क्वैमस ऊतक टिश्यू, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल ऊतक, एक को कहते हैं ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर, और इसी ग्लैंडुलर को हम एक और नाम से जानते हैं कॉलुमनर। अभी सब एक्सप्लेन कर रहे हैं ये सब हैं क्या, कॉलुमनर। और चौथे को कहते हैं सीलिएटेड ऊतक, सीलिएटेड टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित होता है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर, या फिर इसे हम कॉलुमनर कहते हैं, सीलिएटेड। अब नेम से क्लियर है, देख लीजिए। स्क्वैमस जिसका शेप स्क्वायर शेप में हो, क्यूबॉइडल जिसका शेप क्यूब शेप में हो, ग्लैंडुलर या कॉलुमनर जिसका शेप कॉलम लाइक हो, क्लियर, सीलिएटेड जिसका शेप सीलिया लाइक हो। जैसे हम लोगों ने प्रोटोजोआ में पढ़ा हुआ है, जब हम लोगों ने फाइलम की स्टडी की थी प्रोटोजोआ में, तो उसमें पढ़ा था कि जो पैरामीशियम होता है उसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, जिससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करता है, उसको हम सीलिया कहते हैं। तो सीलिया के थ्रू, तो सीलिया से बन गया सीलिएटेड। तो सीलिया लाइक जो स्ट्रक्चर, सीलिया लाइक जो संरचना होती है, उसे हम सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो ये अपने नेम से अपने शेप को रिप्रेजेंट्स कर रहा है, क्लियर हो गया। लेकिन सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। तो पहले हम एक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर सबके फंक्शंस पे डिस्कस करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू हो गए हमारे 4 प्रकार के। अब फिर हमारा मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू भी हमारा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। मस्कुलर, मसल्स वाले, मांसपेशी वाले, ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रिएटेड, दूसरे को हम कहते हैं स्मूथ, तीसरे को हम कहते हैं कार्डियक टिश्यू, कार्डियक मसल्स, कार्डियक टिश्यू। स्ट्रिएटेड, इसको हम एक नाम से और भी जानते हैं, उसको हम कहते हैं वॉलेंट्री। अभी बता रहे हैं सब क्या है। स्मूथ, इसको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, और कार्डियक को कार्डियक कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक्सप्लेन करें। वॉलेंट्री का मतलब ऐच्छिक मांसपेशियां हैं, ऐच्छिक ऊतक। इनवॉलेंट्री अनैच्छिक, जिस पे हमारी इच्छा ना हो। और कार्डियक हमारा हार्ट से रिलेटेड होता है, हृदय से रिलेटेड होता है। तो मस्कुलर टिश्यू बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। तो ये तो हो गया मस्कुलर टिश्यू। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के भी कई सारे टाइप्स हैं। एक तो कनेक्टिव टिश्यू होता है एरियोलर, दूसरे को कहते हैं एडिपोज, तीसरे को कहते हैं स्केलेटल, स्केलेटल। तो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव का मतलब संयोजन, जोड़ने वाले जो ऊतक होते हैं, वो हमारे एरियोलर हैं, एडिपोज हैं, स्केलेटल हैं। फ्लूइड, फ्लूइड में हम किसकी स्टडी करते हैं? फ्लूइड में किसकी स्टडी करते हैं? द्रव पदार्थों की स्टडी करते हैं, जैसे ब्लड, क्लियर। इसमें हम ब्लड का अध्ययन करते हैं फ्लूइड में। इसमें 2 चीज़ों का वैसे हम अध्ययन करते हैं, एक तो हमारा होता है ब्लड और दूसरा हमारा होता है लिम्फ। 2 चीज़ों का अध्ययन करते हैं, रक्त और लिम्फ का अध्ययन करते हैं। तो ये बन गया।
अब इनके कार्य ज़्यादातर रिलेटेड क्वेश्चंस कार्य से पूछे जाते हैं कि इस टिश्यू का बेसिकली क्या कार्य है, क्या फंक्शन है, तो उस पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, इस एपिथेलियल टिश्यू को हम प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यह हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। जितने भी एपिथेलियल टिश्यू होंगे, जितने भी इसके टाइप्स होंगे, यह हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे? सारे एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग अंगों को सुरक्षा देते हैं। इज इट क्लियर? जैसे स्क्वैमस हमारे बॉडी के किस ऑर्गन को, किस अंग को सुरक्षा प्रदान करता है? कोई आइडिया है? हाँ, यह हमारे बॉडी को किडनी, जिसको हम वृक्क कहते हैं। क्लियर? रक्त, ब्लड वेजल्स, रक्त नलिकाओं, किडनी, इन सबको ये सुरक्षा प्रदान करता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, यह हमारे टंग समझ रहे हैं ना, जीहा जिसको कहते हैं, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। ग्लैंडुलर या कॉलुमनर टिश्यू, यह हमारे ट्रैकिया का मतलब जानते हैं ट्रैकिया क्या होता है? नहीं जानते हैं। ट्रैकिया रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र में इसका अध्ययन करते हैं, जिसमें एक लाइनिंग होती है जो एयर को फिल्टर करके लंग्स में प्रवेश कराती है। तो आप ये कह लीजिए श्वसन तंत्रों को सुरक्षा प्रदान करती है। या फिर कह सकते हैं ग्लैंडुलर या कॉलुमनर टिश्यू हमारे शरीर के श्वसन अंगों या श्वसन तंत्रों को सुरक्षा प्रदान करती है। सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी के किडनी को सुरक्षा, ये भी किडनी को, हमारे बॉडी के किडनी को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो विभिन्न प्रकार के जितने भी एपिथेलियल टिश्यू हैं वह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। एपिथेलियल टिश्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? ओके। नेक्स्ट हमारा है मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशी वाले ऊतक। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्ट्रिएटेड, स्मूथ, कार्डियक। स्ट्रिएटेड को हम कहते हैं ऐच्छिक और स्मूथ को कहते हैं अनैच्छिक। ऐच्छिक वॉलेंट्री का मतलब हुआ कि हमारे शरीर के ऐसे अंग जिस पे हमारी इच्छाओं का नियंत्रण हो, कि नियंत्रण ना हो। इनवॉलेंट्री का मतलब अनैच्छिक, जिस पे नियंत्रण ना हो। क्लियर? तो हमारे शरीर के वो कौन से अंग हैं जिस पे हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं? मूवमेंट ऑफ हैंड, अगर हम हाथ को जब चाहें अपनी इच्छा के अनुसार हिला सकते हैं, गर्दन को हिला सकते हैं, तो ये सब हमारे ऐच्छिक ऊतकों में आते हैं, वॉलेंट्री में आते हैं, जो हमारी इच्छा पे निर्भर करते हैं। क्लियर? अब उसमें पूछ लेगा, कोई भी ऑर्गन दे देगा, कोई भी अंग दे देगा, पूछ लेगा ये किस प्रकार का ऊतक है, तो दे देगा वॉलेंट्री, ऐच्छिक, अनैच्छिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन बना सकता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप लिख लेंगी कि जो हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है वो हमारी वॉलेंट्री ऐच्छिक ऊतक होते हैं। इनवॉलेंट्री अनैच्छिक ऊतक, जो हमारी इच्छाओं पर निर्भर ना करें, जैसे हार्ट बीट, हमारे हार्ट बीट्स जो होते हैं, और हाँ ब्लिंकिंग ऑफ आइज, पलकों का नीचे ऊपर जाना। क्लियर? हमारे आहार नाल में जो मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो कहते हैं, पाचन के समय जो मूवमेंट होता है, वो तो हम अपने अकॉर्डिंग कर नहीं सकते हैं। क्लियर? तो ये अनैच्छिक हैं, ये अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं। तो ये सब अनैच्छिक ऊतकों में इनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कार्डियक। कार्डियक का अध्ययन हम हृदय में करते हैं, क्योंकि कार्डियक से क्या बन गया है? हृदय रोग विशेषज्ञ को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। क्लियर हो गया? कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये मांसपेशियां हमारी, ये हमारे ऊतक हृदय में पाई जाती हैं। लेकिन कार्डियक करता क्या है? कार्डियक हमारे हृदय की मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन लाता है। कॉन्ट्रैक्शन समझ रही हैं? सिकोड़ता है और फैलाता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, सिकोड़ता है और फैलाता है। अगर हृदय की मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन ना हो तो हमारा ब्लड, क्योंकि हृदय जो होता है रक्त को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। अगर ये मांसपेशियाँ अपना कार्य करना बंद कर दें तो हृदय रक्त को पंप नहीं कर पाएगा, और जब रक्त पंप नहीं होगा तो शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच नहीं पाएगा। तो कितना महत्वपूर्ण इसका योगदान है कि कार्डियक जो टिश्यूज़ होते हैं, कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, वो हमारे हृदय में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, समझ रहे हैं ना,
कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना और रिलैक्सेशन छोड़ देना, ये कार्य करती हैं जिससे रक्त आसानी से ब्लड को पंप कर सकता है और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में ट्रांसमिट कर सकता है। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, हार्ट जो हृदय होता है, हृदय के चारों तरफ एक पतली मेम्ब्रेन होती है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है जो हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है, और उस पतली झिल्ली को हम शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब हुआ कि अगर हम कहीं दौड़ रहे हैं और गिर जाएं तो हमारे हृदय पे चोट नहीं लगता है, वो जो पतली मेम्ब्रेन होती है उस इंजरी को, उस चोट को, उस झटके को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हृदय तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हम उसको शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। तो वो कौन सी मेम्ब्रेन है? हृदय के चारों तरफ जो पतली मेम्ब्रेन होती है उसको हम पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं, पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, झिल्ली, मेम्ब्रेन माने झिल्ली। तो ये भी पॉइंट है कि हृदय के चारों तरफ जो पतली झिल्ली पाई जाती है जो हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है उसे हम पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं, पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। क्लियर हो गया? ये तो जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हार्ट्स की तो उसमें उसका डिस्क्रिप्शन ब्रॉड में करेंगे। अभी तो यहाँ हम टिश्यूज़ पढ़ रहे हैं तो टिश्यूज़ के लिए इतना ही सफिशियंट है। क्लियर हो गया कार्डियक का क्या फंक्शन है? ओके, तो ये हो गया मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट हमारा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में हमारे आते हैं एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल। क्लियर? एरियोलर टिश्यू क्या करता है? एरियोलर टिश्यू हमारे शरीर में मांसपेशियों को स्किन से जोड़ने का काम करता है, मांसपेशियों को त्वचा से जोड़ने का काम करता है। मांसपेशियाँ जो होती हैं वो स्किन से सटी होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, तो उनको जोड़ने का काम एरियोलर टिश्यू करता है। एडिपोज टिश्यू ये हमारे शरीर में वसाओं को संचित करने का काम करता है। वसा माने फैट्स, तो एडिपोज टिश्यू हमारे शरीर में वसाओं को संचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हमारा है स्केलेटल। इसको तो आप जानते ही होंगे, कंकाल। स्केलेटल माने कंकाल। अच्छा, स्केलेटल मतलब होता है कंकाल, और ये कंकाल जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। स्केलेटल जो होता है 2 टाइप्स का होता है। स्केलेटल ये 2 टाइप्स का होता है। एक को हम कहते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज, और दूसरे को हम कहते हैं बोन। एक को हम कहते हैं कार्टिलेज और दूसरे को कहते हैं बोन। बोन माने हड्डी, ये तो जानते होंगे। अच्छा, कार्टिलेज और बोन में क्या डिफरेंस है? स्केलेटल कंकाल क्यों? क्योंकि कंकाल क्या करता है कि हमारे शरीर को एक शेप देता है, और शेप कौन देगा? बोन ही हमारे बॉडी को शेप देगा। कार्टिलेज भी टाइप्स ऑफ बोन, कार्टिलेज भी एक बोन है, लेकिन कार्टिलेज बोन में लचीलापन होता है, कार्टिलेज बोन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन इस बोन में लचीलापन नहीं होता है, रिजिड हार्ड होता है, कठोर होता है। तो बताइए हमारे शरीर में लचीले वाली हड्डियां कहाँ कहाँ हैं? नाक की हड्डी, कान की हड्डी। क्लियर? ये सब कार्टिलेज बोन की बनी होती हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है। ठीक, लेकिन ये जो बोन होते हैं ये रिजिड होते हैं, ये कठोर होते हैं, जो हमारे शरीर को एक शेप प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, बोन के अंदर कुछ द्रव्य पदार्थ भरे होते हैं, हड्डियों के अंदर कुछ द्रव्य पदार्थ भरे होते हैं। उन द्रव्य पदार्थों को क्या कहते हैं? अस्थिमज्जा, बोन मैरो, उसको हम कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो का कार्य क्या है? ब्लड के निर्माण में योगदान, ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है बोन मैरो। हमारी जो हड्डियों में बोन मैरो होती हैं, अस्थिमज्जा होती हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा है एरियोलर। ये एरियोलर आगे चल करके 2 पार्ट्स में ये भी डिवाइड हो जाता है। एक को हम कहते हैं लिगामेंट, एक को कहते हैं लिगामेंट, और दूसरे को कहते हैं टेंडन। टेंडन, लिगामेंट एंड टेंडन। तो कुछ आइडिया है लिगामेंट्स और टेंडन के बारे में? ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन, हाँ, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि
हमारी मांसपेशियां जो होती हैं वो हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। हमारी मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने में किस ऊतक का महत्वपूर्ण योगदान होता है? लिगामेंट का या टेंडन का? टेंडन का। ये लिख लीजिएगा, टेंडन हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करती है और लिगामेंट क्या करता है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ी हुई होती है, तो लिगामेंट क्या करता है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। और टेंडन क्या करता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। ये सारी चीज़ें मिल करके हमारे बॉडी को एक अच्छा शेप प्रोवाइड करती है, एक अच्छा शेप देती हैं, आकार देती हैं। तो ये आपने लिख लिया, लिगामेंट का क्या कार्य है और टेंडन का क्या कार्य है। ठीक, अब हम आते हैं फ्लूइड पर। ठीक, ये चार्ट तो ड्रॉ कर लिया होगा ना, अब इसको इरेज कर ही सकते हैं। फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब द्रव्य पदार्थ। तो हमारे शरीर में मुख्य द्रव्य पदार्थ क्या है? ब्लड। क्लियर? तो आइए ब्लड के बारे में देखते हैं। इसके पहले वाले हो सकता है लेक्चर में हम ब्लड पे कुछ बताए हो आपको। ठीक है, तो अभी एक बार रिकॉल कर देते हैं, रिवाइज हो जाएगा। ब्लड, बताइए रक्त का कंपोजिशन क्या है? ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? हाँ, और प्लाज्मा। क्लियर? रक्त 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। इन 4 चीज़ों से मिलकर हमारा रक्त बना होता है। यही रक्त का कंपोजिशन है। क्लियर? अब इन चारों में कौन जीवित है और कौन अजीवित है? कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त तो 4 चीज़ों से मिलकर बना है, लेकिन आरबीसी लिविंग है कि नॉन लिविंग है? जीवित कोशिका है कि अजीवित कोशिका है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये दोनों जीवित कोशिकाएं हैं। प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ये नॉन लिविंग हैं, अजीवित कोशिकाएं, आजीवित हैं। क्लियर? इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन जीवित है, कौन आजीवित है, इसमें से कोई ऑप्शंस दे देगा। तो ये हमारा जो है रक्त का समूह है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। चलिए पहले हम आरबीसी पे डिस्कशन करते हैं। आरबीसी को और किस नाम से जानते हैं? एरिथ्रोसाइट, याद आ रहा होगा। आरबीसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, यह एरिथ्रोसाइट एक कोशिका होती है, इसलिए हम आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कह देते हैं। हमारे ब्लड में एक विशेष प्रकार का पिगमेंट, वर्णक पाया जाता है। उस वर्णक को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। याद आया ना? हमारे ब्लड में एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब प्रश्न ये है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में कि डब्ल्यूबीसी में? आरबीसी में। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, जो हमारे आरबीसी को लाल रंग प्रदान करता है। और जितने भी वर्णक होते हैं उनका यही कार्य है, कोई ना कोई कलर प्रोवाइड करना। जैसे पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल, हरित लवक पाया जाता है, जो उसे ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ऐसे हीमोग्लोबिन ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। हमारे शरीर में कौन सा पिगमेंट वर्णक पाया जाता है? मेलानिन। हम भी गोरे और काले होते हैं मेलानिन के कारण। हमारे शरीर में अगर मेलानिन ज़्यादा होगा तो हम काले होंगे, मेलानिन कम होगा तो हम गोरे होंगे। वो भी एक प्रकार का वर्णक है। अच्छा, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन का कंपोजिशन क्या है? जैसे ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड इन चीज़ों से मिलकर बना है, तो हीमोग्लोबिन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक को कहते हैं यहीं से हीम प्लस ग्लोबिन, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन पार्टिकल्स, आयरन, और ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन और प्रोटीन, ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रश्न ये पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है?
तो ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। और हीम का मतलब होता है आयरन। इसलिए जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी होती है तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है, क्योंकि आयरन हमें ताकत देता है। और जब उसमें आयरन की ही कमी हो जाएगी तो हम वीकनेस फील करेंगे। क्लियर? अच्छा ये बताइए, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्लियर? हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन है सभी को हेल्दी रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो सारे ऑर्गन को ऑक्सीजन भेजता कौन है? हीमोग्लोबिन। क्लियर? हीमोग्लोबिन भेजता है। कैसे भेजता है? हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में Hb लिखते हैं। जब हीमोग्लोबिन O2 मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। क्लियर हो गया ये? रक्त का क्या कार्य है? ब्लड का क्या कार्य है? हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में न्यूट्रिशन को ट्रांसमिट करना। न्यूट्रिशन, भोज्य पदार्थों को, क्योंकि भोज्य पदार्थ शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त के ही माध्यम से स्थानांतरण ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ब्लड का ये फंक्शन है कि भोज्य पदार्थों को, न्यूट्रिएंट्स को शरीर के विभिन्न अंगों में ट्रांसमिट करने का काम ब्लड करता है। क्लियर? हमारे शरीर में वो कौन सा अंग है जिसको हम ब्लड बैंक कहते हैं? जैसे होता ना ब्लड बैंक, नाम सुना ना ब्लड बैंक? हाँ, प्लीहा। शी इज राइट, प्लीहा। मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन ये आंसर होता हार्ट, हृदय। नहीं, हृदय को ब्लड में, हृदय का तो काम एक ही है कि ब्लड को पंप करना। प्लीहा, प्लीहा को हम कहते हैं स्प्लिन। इन्होंने सही कहा, प्लीहा, स्प्लिन। स्प्लिन को ब्लड बैंक कहते हैं, रक्त, यहीं से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो स्प्लिन या प्लीहा इज ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक, इसी को ब्लड बैंक कहते हैं। क्लियर? इनको देखो पता है। तो यहां तक क्लियर हो गया? अब बताइए प्लेटलेट्स क्या करता है? प्लेटलेट्स का क्या काम है? अगला है प्लेटलेट्स, रक्त का। ये प्लेटलेट्स क्या करता है? हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग समझ रही हैं? रक्त को थक्का जमाने में, रक्त के थक्का जमाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्लेटलेट्स का होता है। ओके? नेक्स्ट है WBC का क्या कहता है? लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जर्म से, बैक्टीरिया से, इन सभी चीज़ों से हमें लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो हमारे बॉडी में RBC भी है, WBC है। तो RBC तो अभी कहीं हाथ कट जाए तो हम देख लेते हैं, WBC कहाँ है? WBC किसी ने देखा है? नहीं ना? ओके। जैसे हमें कहीं पिंपल्स, दाना कुछ निकल जाता है तो उसके अंदर जो पस होता है वही हमारा WBC है। क्लियर? वही हमारा WBC और वही एंटीबॉडीज़ बनाता है जो जर्म से, बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक, प्लाज्मा भी एक लिक्विड है जो ब्लड का कंपोजिशन है। प्लाज्मा भी हमारे शरीर में ब्लड के साथ मिल करके न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब जब हम ब्लड पढ़ ही रहे हैं तो ये बताइए रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ओ। इसमें सर्वदाता कौन है? सर्वग्राही। रक्त समूह को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया? कार्ल लैंडर स्टीनर। क्लियर? लिख लीजिएगा, रक्त समूह को सबसे पहले कार्ल लैंडर स्टीनर ने बताया। कार्ल लैंडर स्टीनर। क्लियर? नेक्स्ट है लिम्फ। लिम्फ का क्या कार्य है? लिम्फ क्या करता है? लिम्फ भी क्या करता है कि ब्लड के साथ मिल करके
विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में सप्लाई करता है, बॉडी में प्रोवाइड करता देता है। लिम्फ का भी अपना ये कार्य है। लिम्फ की आगे चल करके लिम्फेटिक सिस्टम में इसकी स्टडी की जाती है। क्लियर? अच्छा, एनिमल टिश्यू का हम अध्ययन क्यों करते हैं? कोई बताएगा? जंतु ऊतक का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि जंतु ऊतक का अध्ययन, देखिए कितनी सारी चीज़ें बताई गई हैं। जंतु ऊतक का अध्ययन, अगर ये अध्ययन ना हो तो हम इनकी जानकारी पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम जंतु ऊतक का अध्ययन करते हैं। ओके? और कुछ बताएंगे आपके सिलेबस में और क्या है? कोई आइडिया है? जनरल साइंस में और क्या क्या पूछ सकता है? किसी को कोई आइडिया है? नहीं? ओके। अच्छा, हमको बताइए कुछ जनरल क्वेश्चन कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। जिसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है? बैक्टीरियोलॉजी। कवकों का अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है? साइकोलॉजी। नहीं, साइकोलॉजी नहीं कहते हैं। कवकों फंगोलॉजी नहीं। कवकों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं माइकोलॉजी। हाँ, कम। इसमें हम फंगी की अध्ययन करते हैं। जिसमें हम शैवालों, एल्गी का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं फाइकोलॉजी। जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, सेल का, उसको हम कहते हैं, जो भी आप बोल रही थी, साइटोलॉजी। ये है। तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में करते हैं, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में करते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी में करते हैं। प्रोटोजोआ तो पढ़ाए ही होंगे, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना ये सब आते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? अभी रिकॉल हो जाएगा, प्रोटोजूलॉजी। उसको हम कहते हैं, प्रोटोलॉजी नहीं, प्रोटोजूलॉजी। वो प्रोटोलॉजी भी दिया रहेगा ऑप्शन में ताकि आप उसी पर टिक लगा दें। उसको बोलते हैं प्रोटोजूलॉजी। जिसमें प्रोटोजोओं को अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को हम कहते हैं प्रोटोजूलॉजी। क्लियर? चलिए थोड़ा सा एक बार रिकॉल हम कर देते हैं। ये तो हमने एनिमल टिश्यू पे थोड़ा डिस्कशन कर लिया है, थोड़ा इसी से रिलेटेड प्लांट टिश्यू भी है। ये तो जंतु ऊतक था, पादप ऊतक भी है, क्योंकि ऊतक दो ही प्रकार के हैं, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। तो पादप ऊतक में हम देख लेते हैं। तो पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? कोई आइडिया? पादप ऊतक मुख्य रूप से, आइए देख लेते हैं, दो प्रकार के होते हैं। उसको हम कहते हैं प्लांट टिश्यू। अभी तो हमने एनिमल टिश्यू देखा, प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। एक को तो हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक ऊतक। दूसरे को हम कहते हैं परमानेंट ऊतक, परमानेंट टिश्यू। तो जो प्लांट ऊतक होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक ऊतक और परमानेंट ऊतक। जो मेरिस्टेमेटिक होता है ये तीन प्रकार का होता है। एक को कहते हैं एपिकल, एपिकल। दूसरे को कहते हैं लैटरल। तीसरे को कहते हैं इंटरकैलेरी, इंटरकैलेरी टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलेरी। अब यहीं पे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर यहीं पे इसका फंक्शन भी डिस्कस कर देते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। जैसे मान लीजिए कि
ये एक हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का स्ट्रक्चर बना रहे हैं ऐसे करके। ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये वाला जो पोर्शन होता है सबसे टॉप वाला, इसको हम कहते हैं एपिकल टिश्यू। ये हमारा एपिकल होता है। ये बीच वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे नोड लगी हुई होती है, एक गांठ की तरह संरचना बनी हुई होती है और यहीं से लीव्स निकलते हैं, पत्तियाँ यहीं से निकलती हैं। इस वाले हम पार्ट को कहते हैं इंटरकैलेरी। इंटरकैलेरी। और सबसे नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं, इस वाले पार्ट को कहते हैं लैटरल। क्लियर? एपिकल, एपिकल का मतलब एपेक्स, एपिक्स का मतलब जो टॉप पे हो, सबसे ऊपर हो, उसे एपिकल टिश्यू कहते हैं। और ये एपिकल टिश्यू जो होता है पौधों के ग्रोथ, पौधों के विकास में हेल्प करता है, पौधों के ग्रोथ में। लेकिन अब ग्रोथ तो कई टाइप्स की होती है ना, एक तो लंबाई में ग्रोथ होती है और एक डायमीटर व्यास में ग्रोथ होती है। तो प्रश्न ये है कि जो एपिकल टिश्यू है ये लंबाई में ग्रोथ कराता है, पौधों के लंबाई में ग्रोथ कराता है। इंटरकैलेरी जो टिश्यू होता है ये प्लांट्स की जहाँ लीव्स ओरिजिन होती है, निकलने वाली होती है, उस नोड्स पे होता है और पौधों की पत्तियों के ग्रोथ में हेल्प कराता है। लैटरल टिश्यू कहाँ होता है? लैटरल टिश्यू सबसे निचले पार्ट पे होता है। क्लियर? एपिकल तो एकदम तने का एकदम सबसे टॉप वाला पार्ट हो गया जिसको शूट पार्ट कहते हैं, सबसे निचले वाले पार्ट पे होता है। और लैटरल टिश्यू प्लांट के व्यास में वृद्धि कराता है, डायमीटर में, पौधे के मोटाई में, कितना मोटा पौधा होगा उसके वृद्धि में लैटरल टिश्यू का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, साधारण और जटिल, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो परमानेंट टिश्यू हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल, साधारण, और दूसरा हमारा होता है परमानेंट, जटिल। परमानेंट नहीं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो जटिल है ही, कॉम्प्लेक्स। सिंपल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं, याद आ रहा होगा, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। तीसरे को कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। साधारण पादप ऊतक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। इसमें से ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन जीवित है, कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है, इसमें से कौन जीवित कोशिका है, कौन डेड कोशिका है। तो ये दोनों पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ये दोनों लिविंग होते हैं, ये दोनों लिविंग हैं, और सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल है, मृतक कोशिका है। स्क्लेरेनकाइमा मृतक कोशिका होती है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा जीवित कोशिकाएं होती हैं। तो कौन जीवित है, कौन आजीवित है, कौन मृतक है, इसके अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कोशिकाएं जीवित है, कौन सी मृतक है। प्रश्न ये है कि पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा पाया कहाँ जाता है? पौधों के किस भाग में पाया जाता है? पौधों के तनों में पाया जाता है। क्लियर? करता क्या है? पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पौधों में, पौधों के तनों में जब पाया जाता है तो पौधों को एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है और पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन लाता है। क्यों लचीलापन लाता है? क्योंकि अगर बहुत तेज़ हवा चले और अगर पौधा रिजिड होगा ऐसे, तो तेज़ जब हवा आएगी तो टूट के गिर जाएगा। तो जब हवा चलती है तो प्लांट्स ऐसे ऐसे करते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी होती है जिससे प्लांट गिरने नहीं पाते हैं, टूटने नहीं पाते हैं। तो हमारी पैरेनकाइमा जो होती है पौधों में फ्लैक्सिबिलिटी, लचीलापन प्रदान करती है। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? कोलेनकाइमा पौधों की पत्तियों पे, तनों पे, जड़ों पे, तीनों स्थानों पे पाए जाते हैं। और ये भी पौधों को क्या प्रदान करते हैं?
सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन अब ये फ्लैक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, कठोरता प्रदान करते हैं। जैसे तना जब मोटा हो जाता है तो कठोर हो जाता है, क्लियर। तो पौधों में ये कठोरता, रिजिड बनाए रखते हैं। स्क्लेरेनकाइमा एक डेड सेल है। स्क्लेरेनकाइमा भी पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। मृतक कोशिका है लेकिन पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। कभी कभी पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी ला करके प्रदान कर देती है, कभी कभी रिजिडिटी ला करके प्रदान कर देती है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्क्लेरेनकाइमा वर्क करती है, इसीलिए इसको मृतक कोशिका कहा जाता है, डेड सेल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स, जटिल ऊतक। जटिल ऊतक तो आपने देखा ही हो, सुना ही होगा, जाइलम और फ्लोएम का नाम सुना होगा। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप्स का होता है, एक को कहते हैं जाइलम और दूसरे को कहते हैं फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों किस में पैक्ड होते हैं? समान ऊतक, वैस्कुलर बंडल, उन्हीं में दोनों पैक्ड होते हैं, जिसको संवहन ऊतक कहते हैं, वैस्कुलर बंडल कहते हैं। अच्छा, जैसे हमने देखा ब्लड का कंपोजिशन, वैसे जाइलम का क्या कंपोजिशन है? जाइलम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, कोई आइडिया? जाइलम का कंपोजिशन देख लेते हैं हम। जाइलम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? जाइलम का कंपोजिशन है, फर्स्ट ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स एक पार्टिकल होता है जो जाइलम के अंदर होता है। वेजल्स, थर्ड जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। नेक्स्ट जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। कभी कभी कंपोजिशन पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जाइलम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जाइलम के अंदर या जाइलम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं? तो जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स होता है, वेजल्स होते हैं, जाइलम फाइबर होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है। जाइलम के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट है फ्लोएम का कंपोजिशन क्या है? फ्लोएम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो फ्लोएम हमारा बना होता है कंपेनियन कोशिकाओं से, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। नेक्स्ट स्यू ट्यूब्स, चालनी नलिकाएं जिसको कहते हैं, स्यू ट्यूब्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये घटक के बारे में जरूर लिख लीजिएगा कि फ्लोएम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो फ्लोएम का ये कंपोजिशन है और जाइलम का वो कंपोजिशन है। कंपेनियन सेल, स्यू ट्यूब्स, चालनी नलिका, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, इन सब चीज़ों से मिलकर फ्लोएम बना होता है। थोड़ा इंग्लिश में चल रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? क्योंकि हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको आप हिंदी में लिखते रहिएगा। अब बताइए कि जाइलम का क्या फंक्शन है, कार्य है? हाँ, जल का संवहन, सही कह रही हैं कि ये रूट से जल को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट के टॉप पर ले जाता है। टॉप पे कहाँ? लीव्स पे ले जाता है। क्लियर? अब फूड का मतलब नीचे से गया, जल के अंदर ही फूड है, तो जल को ऊपर लीव्स पे ले गया। अब लीव्स पे क्या बनता है? फूड का निर्माण होता है। अब ये जल वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संयोग करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब वहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों पे स्टार्ट हो जाएंगी। H2O CO2, मतलब प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन यही है कि जब जल H2O वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और हरित लवक, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन लिबरेट होती है एटमॉस्फेयर में,
प्लस ई फॉर एनर्जी का निर्माण होता है। यही एक कंप्लीट प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हैं। तो जल तो हमारा नीचे से जाइलम लेके जा रहा है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ये क्रिया कर जाता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, पत्ती में क्लोरोफिल होता है, ये सब मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। ग्लूकोज एक फूड है, एक भोज्य पदार्थ है। क्लियर? पौधों में ग्लूकोज या भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में। पौधों में भोज्य पदार्थ स्टार्च मंड के रूप में संचित होते हैं। अच्छा, हम लोगों के शरीर में भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। मनुष्यों या जंतुओं के शरीर में जो भोज्य पदार्थ संचित होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचित होता है। क्लियर? ग्लाइकोजन का ऑप्शन दिया रहेगा। लेकिन पौधों में जो भोज्य पदार्थ संचित होते हैं वो मंड या स्टार्च के फॉर्म में संचित होते हैं। ठीक है, जाइलम लेके चला गया, पत्ती पे फूड का निर्माण हो गया और वो फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब पौधों के विभिन्न भागों को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन फूडों को पौधों के विभिन्न भागों में ट्रांसफ़र करने का काम कौन करेगा? फ्लोएम। फ्लोएम का काम है कि भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचा देना। क्लियर हो गया? तो आई थिंक आज इतना ही रहने देते हैं, तो रेस्ट पार्ट हम लोग कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।